नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें क्या है। जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म, आम आदमी को बड़ा झटका। दोपहिया वाहनों पर टैक्स छूट को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। वित्त मंत्री बोली इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में उम्मीद के मुताबिक कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया है। बैठक में दोपहिया वाहनों पर टैक्स कटौती को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इससे राहत की आस देख रहे आम आदमी को झटका लगा है। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दोपहिया वाहनों पर टैक्स कटौती को लेकर कोई टाइमलाइन तय नहीं है। और संभावना जताई जा रहा है कि काउंसिल की अगली बैठक में इस पर विचार हो सकता है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक सितंबर में होगी। इस बैठक में राज्यों को दिए जाने वाले कॉम्पनसेशन पर चर्चा हुई। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि राज्यों को कॉम्पनसेशन के 2 विकल्पों पर चर्चा हुई है। इन दोनों विकल्पों पर विचार के लिए राज्यों ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। वित्त सचिव ने बताया कि कॉम्पनसेशन की यह व्यवस्था केवल वित्त वर्ष 2021 के लिए रहेगी। वित्त सचिव ने वित्त वर्ष 2021 में 65,000 करोड़ रुपए के कॉम्पनसेशन सेस कलेक्शन की उम्मीद जताई। नीट जेईई पर मोदी को चिट्ठी। देश विदेश के 150 शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को लिखा, परीक्षाओं में देरी हुई तो छात्रों के भविष्य खिलवाड़ होगा। कुछ लोग राजनीतिक एजेंडा चला रहे। नीट जेईई परीक्षा को लेकर देश विदेश की यूनिवर्सिटीज के 150 शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है इन परीक्षाओं में और देरी हुई तो यह स्टूडेंट्स के कैरियर से समझौता होगा। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। चिट्ठी में लिखा गया है, युवा और छात्र देश का भविष्य हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उनका करियर मुश्किल में आ गया है। एडमिशन और क्लासेस को लेकर बहुत सी आशंकाएं हैं जिन्हें जल्द से जल्द दूर करना जरूरी है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्रों ने 12वीं पास की है, लेकिन अब घर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। सरकार जेईई मेंस और नीट परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर चुकी है। अब इनमें देरी होने से स्टूडेंट्स के कीमती साल बर्बाद हो जाएंगे। युवाओं के सपने और भविष्य से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होना चाहिए। हमें पक्का यकीन है कि सरकार जेईई और नीट की परीक्षाएं सुरक्षा के साथ करवाने में सफल रहेगी और 2020-21 का एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। चीन को हद में रहने का इशारा। नेपाल में अब विदेशी डिप्लोमेट सीधे राष्ट्रपति या नेताओं से नहीं मिल सकेंगे। चीन की एम्बेसडर की हरकत से देश में नाराजगी थी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने विदेशी राजनयिकों के लिए नियम में बदलाव करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार डिप्लोमेट्स कोड ऑफ कंडक्ट बदलने जा रही है। इसके तहत अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट किसी भी नेता से सीधे मुलाकात नहीं कर सकेगा। इसके लिए दूसरे देशों की तरह एक तय प्रक्रिया या प्रॉपर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल और चैनल होगा। कुछ महीने से नेपाल में सियासी संकट चल रहा है। इस दौरान चीन की राजदूत हुई जांगकी ने सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी के कई नेताओं के अलावा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी तक से सीधे मुलाकात की थी। इसको लेकर नेपाल मीडिया और यहां तक कि आम लोगों ने सवाल उठाए थे। अप्रैल और जुलाई की शुरुआत में चीन के एम्बेसडर हो जांगकी ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से सीधे मुलाकात की। एनपीसीपी के कई नेताओं और प्रधानमंत्री ओली से भी उन्होंने प्रोटोकॉल के उलट मुलाकात की। इससे नेपाल में नाराजगी दिखी। भारत के एम्बेसडर के बारे में भी यही कहा गया है कि वे सीधे नेताओं से मुलाकात करते हैं। इस दौरान लद्दाख में चीन और भारत का तनाव चरम पर था। चीन की शाह पर नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की थी। सुशांत के पिता बोले, रिया ने मेरे बेटे की हत्या की। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा। ईडी की चिट्ठी देने पुलिस रिया के घर पहुंची। सुशांत मामले की सीबीआई जांच के बीच सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, रिया लंबे समय से मेरे बेटे को जहर दे रही थी। वह सुशांत की हत्यारी है। जांच एजेंसी को रिया और उसके साथियों को गिरफ्तारी कर उन्हें सजा दिलानी चाहिए। मुंबई पुलिस की टीम गुरुवार को अचानक रिया के घर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी की चिट्ठी देने आए हैं।
इससे पहले एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा था, मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। हमने पुलिस को बताया लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जांच एजेंसियों से भी मदद मांगी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुंबई पुलिस से अपील है कि हमें सुरक्षा दें ताकि जांच एजेंसियों को सहयोग कर सकें। सीबीआई रिया के भाई सोविक से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए समन दिया है। रिया से भी आज ही सवाल जवाब किए जा सकते हैं। सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई लगातार 5वें दिन पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी ने आज तक महिला को भी बुलाया है। ये महिला कौन है इसका पता नहीं चल पाया है। दूसरी ओर सीए रजत मेवाती और सुशांत की बिल्डिंग के गार्ड के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में गणेश उत्सव। कराची के जिन्ना मार्ग पर 800 हिंदुओं ने गणेश उत्सव मनाया। लोगों ने कहा 1.5 दिन की पूजा से साल भर की ऊर्जा मिली। मंदिर में बड़ा पंडाल, शंखनाद करते भक्त, लाल चूड़ियां और पारंपरिक पोशाक पहने महिलाएं जयदेव जयदेव जय मंगल मूर्ति की आरती गाते दिखाई दे तो यह अपने लिए आम बात हो सकती है। अगर ये नजारा पाकिस्तान के कराची शहर का हो तो आपको शायद पहले विश्वास ना हो। यहाँ रहने वाले 800 से ज्यादा भारतीय मूल के महाराष्ट्रियन परिवार सालों से गणपति उत्सव मनाते आ रहे हैं। इन्होंने कराची के बड़ा मंदिर में 1.5 दिन का गणेश उत्सव मनाया। इनका कहना था कि इससे पूरे साल की ऊर्जा मिल गई। कराची के रत्नेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मठ मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर में यह उत्सव होता है। गणेश उत्सव की शुरुआत कृष्णा नाइक ने आज से 76 साल पहले की थी। वे बंटवारा के बाद कराची जाकर बस गए थे। कृष्णा के बाद उनके बेटे राजेश नाइक और अब उनकी नई पीढ़ी इस परंपरा को आगे निभा रही है। नाइक परिवार ने पहले कुछ लोगों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। बाद में कराची के कई मराठी परिवारों को इससे जोड़ा। कराची में रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट और कराची मराठी कम्युनिस्ट के सदस्य विशाल राजपूत ने इस साल मनाए गए गणेश उत्सव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कराची में महाराष्ट्रियन पंचायत की स्थापना की गई है। इसके जरिए सभी भारतीय त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं। अभी कराची में 800 से ज्यादा मूल कोंकणी मराठी लोग रहते हैं। क्या रिया ने सबूत मिटाए? रिया ने सुशांत का घर छोड़ने से पहले 8 हार्ड डिस्क का डेटा डिलीट करवाया था। सुशांत के परिवार के वकील बोले हत्या की साजिश थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर दिन नई कड़ियां जुड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने सुशांत का घर छोड़ने से पहले आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर 8 हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट करवाया था। सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई पूछताछ में यह खुलासा किया है। उधर सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा है कि अगर डेटा डिलीट करवाने की बात सही है तो साफ हो जाता है कि सुशांत को मारने की साजिश रची गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिठानी ने बताया कि डेटा डिलीट करवाते समय सुशांत मौके पर थे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि पिठानी ने यह नहीं बताया कि हार्ड डिस्क में क्या कंटेंट था। अब सीबीआई इसका पता लगाएगी। रिया ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था। 8 जून की रात रिया ने अपने भाई शोभिक चक्रवर्ती को भी सुशांत के घर बुलाया था। इसके बाद दोनों ने 3 सूटकेस में अपना सामान पैक किया और रिया सुशांत का फ्लैट छोड़कर चली गई थी। इसकी पुष्टि बिल्डिंग के वॉचमैन ने भी की है, जिसे बुधवार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि जो डेटा डिलीट करवाए गए उनमें रिया और सुशांत के पर्सनल वीडियोस और फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। हालांकि यह बात कंफर्म नहीं है। रिया के जो व्हाट्सएप चैट ईडी को मिले हैं उसमें हाई ड्रग MDMA की बात की गई है। यह ड्रग मुंबई में होने वाली पार्टियों में अक्सर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने रिया को लिखा है, हेलो रिया, स्टफ लगभग खत्म हो गया है। एक चैट में जया शाह ने रिया को लिखा है, पानी चाय या कॉफी में 4 बूंद डालकर उसे दे देना, फिर 40 मिनट लगेंगे। मुहर्रम पर जुलूस की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार किया। कहा कोरोना संक्रमण में लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देश में मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस SA बोबडे के बेंच ने कहा कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है, ऐसे समय में लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथपुरी का मामला अलग था, वहां रथ एक तय जगह से दूसरी जगह ले जाना था। इस तरह के एक तय जगह वाले मामलों में हम खतरे का अनुमान लगाकर आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन यह आदेश हर मामले में नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि मातमी जुलूस की इजाजत दी तो हंगामा होगा और एक खास समुदाय पर कोरोना फैलने के आरोप लगने लगेंगे। मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकलने की इजाजत के लिए उत्तर प्रदेश के सदस्य कलवे जब्बाद ने पिटीशन लगाई थी। उन्होंने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की इजाजत देने की हवाला दिया था। पिटिशनर ने लखनऊ में मातमी जुलूस की इजाजत चाही क्योंकि वहां सियाह समुदाय ज्यादा तादाद में है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज।